ये इस पे तो वो डिस्प्ले नहीं आ रहा, जो वहाँ पे आ रहा है जी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ। ठीक है, इसका कर्सर कहाँ चला गया? इसका कर्सर कहाँ चला गया? बुक्स मिल गई आप लोगों को? सबको मिल गई हैं? फिर है तो नहीं क्या? ठीक है, कर दे। आप सबके लिए वीडियो है क्या? बस काफी है। ऑनलाइन वाले कैंडिडेट्स को बुक्स और नोट्स दोनों चीजें आज शेयर हो जाएंगी आई थिंक। मैं सर से बात कर लेती हूँ, आपको जो है ना आज ही भेज देते हैं दोनों चीजें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम। मैम ये काइंडली फर्स्ट डे का जो लेक्चर है रिकॉर्डेड लेक्चर वो और स्लाइड्स फर्स्ट डे की वो काइंडली शेयर कर दे, बाकी होगी नहीं। तो वो भी आज शेयर हो जाएंगी आप लोगों के साथ, डोंट वरी। थैंक यू। हाँ जी, क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? हम्म, सही है। ओके सर। अच्छा, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनको ऑनलाइन ग्रुप में शेयर रखा कि कौन सा ग्रुप में शेयर है स्लाइड शेयर आपके ग्रुप वाले में शायद ना हो, देखना था उसको कैसे। और बुक का मैंने लिंक भी शेयर कर दिया था आपको। ये ग्रुप में ना आईडी आई है जूम की, उसका जरा मुझे आईडी नंबर बताइएगा। अली अहमद, ग्रुप में मैंने शेयर किया, मुझे शो नहीं हो रहा। जूम की आईडी नंबर जो है 84। ठीक है, थैंक यू।
हाँ जी मैम, इसका मैंने माइक पे ऑन कर दी, स्पीकर में इसका ऑन है, ठीक है। एंथनी आवाज आएंगे, बाकी जिन ग्रुप्स में एंथनी मैम से पूछे। चलिए, ऑनलाइन वाले सारे स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो कल हमने बात की थी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ रशिया, चाइना एंड यूएस, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की थी रशिया के अंदर, क्या एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे? प्लेन एरिया बहुत कम है, फ्रोजन है और स्पेसिफिक लेना है बटालियंस की। बिल्कुल ठीक है। और वार्म पोर्ट्स नहीं है, और डीप सी पोर्ट्स भी नहीं है। और नॉर्थन यूरोप पार्ट है, उसमें ज्यादा कंडीशन ज्यादा उसको जो एक पार्ट है उधर जो है वो डेवलपमेंट उसका सही है। बिल्कुल। और सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज्यादा है रशिया को, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी जो कंट्री की ज्योग्राफी है बहुत ज्यादा डिटरमिन करती है कि वो कंट्री जो है फ्यूचर में क्या डिसीजंस लेगी और क्या डिसीजंस वो नहीं लेगी, राइट। बेरिंग स्ट्रेट, बैलेंस पे कागज पे। हाँ वो तो फिर अगर जो है ना पैसिफिक, वो पैसिफिक है, राइट। अटलांटिक को जो रास्ता इसका टच करता है ना वो है जो नॉर्थ सी से जाता है, तो हमने कल बात नहीं की थी, दिखाती हूँ आपको। ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये स्कागरेक स्ट्रेट है, सॉरी। अच्छा जी, ये जो है ये फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे से कनेक्ट करके फिर आगे ये इस तरफ को निकलता है ना, ये बेसिकली यहाँ से अटलांटिक ओशन स्टार्ट होता है, इस तरह से ये अटलांटिक ओशन। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बुक के चैप्टर 4 से, जो कि है वेस्टर्न यूरोप का। हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स कवर किए थे। आज हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं, वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। अब जो वेस्टर्न यूरोप है स्ट्रेटेजिकली इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप के अंदर आप देखते हैं काफी सारी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं, उसके अंदर फ्रांस है, जर्मनी है और यूके है प्रिडोमिनेंटली, किसी हद तक स्पेन है, पोर्चुगल है, राइट। और इसके अलावा छोटे छोटे कंट्रीज हैं, नेदरलैंड्स है, लक्समबर्ग है, अच्छा बेल्जियम है, यूके आता है, आई थिंक मैंने यूके मेंशन किया, यूके आता है। अच्छा, अब वेस्टर्न यूरोप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेस्टर्न यूरोप का, राइटर कहते हैं कि जब आप उसका मैप देखते हैं वेस्टर्न यूरोप का, तो आपको समझ आता है कि वहां पर डिफरेंट कल्चर्स की इमर्जेंस और डिफरेंट कल्चर्स की एसिमिलेशन जो है वो किस तरह से है। अभी हम आगे अफ्रीका पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर, तो वो अफ्रीका और यूरोप को टू अ सर्टेन एक्सटेंट कंपैरिजन ड्रॉ करता है उन दोनों कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में ना। तो वो कहते हैं कि जो एक तो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं यूरोप के, क्वाइट फर्टाइल, ठीक है। वहां पे रिवर्स का फ्लो है, वहां पे उनके पास जो है ना माउंटेन्स भी हैं, वहां पे अच्छी खासी एक डाइवर्सिटी है लैंडस्केप की, ठीक है। एक जो है ना रीजनेबल अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी होती है वहां पे। तो ये सारी चीजें जो है ना नॉर्दर्न यूरोप को बहुत ज्यादा प्रोन बनाती हैं टू बी मोर डेवलप्ड एज कम्पेयर टू सदर्न यूरोप। वहां पे कि वो कंपैरिजन भी ड्रॉ करता है कि जो सदर्न जो यूरोप की स्टेट्स हैं
प्राइमरली इटली, स्पेन और पोर्चुगल। ये जो है वो राइटर कहता है कि नॉर्दर्न यूरोपियंस का ख्याल है कि ये कंट्रीज ना इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं, ठीक है, इस वजह से ये जो है ना रिलेटिवली इनकी इकोनॉमी जो है ना लोअर साइड पे है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज। वहां पे उसने अपनी बुक में ही आंसर दिया हुआ है कि बेसिकली ना वजह ये नहीं है कि जो सदर्न यूरोपियन कंट्रीज के जो रेजिडेंट्स हैं दे आर लेस हार्ड वर्किंग। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको एक माउंटेन रेंज नजर आ रही होगी पायरेनीज के नाम से, ठीक है। इसी तरह इटली के साउथ में यहाँ पे ये स्विस एल्प्स आ जाती है नॉर्थ में, इटली के नॉर्थ में, ठीक है। तो ये जो माउंटेन्स है ना ये स्पेन को बिल्कुल अलग कर देती हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न यूरोप, ठीक है। सिमिलरली इटली के साथ भी यही केस है कि यहाँ से फिर इन रीजन से वहां पे ट्रेड ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। स्पेन को ये पायरेनीज क्रॉस करके नॉर्दर्न यूरोप को एक्सेस करना पड़ता है, इसी तरह से इटली को यहाँ से स्विस एल्प्स क्रॉस करके नॉर्दर्न यूरोप को एक्सेस करना पड़ता है। इस वजह से इनके पास ट्रेड ऑप्शंस और डेवलपमेंट के ऑप्शंस जो है ना ये बड़ी लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। जबकि नॉर्दर्न यूरोप जो बाकी का है ये आपस में रीजनेबली वेल कनेक्टेड है, ठीक है। बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, उतना कनेक्टेड नहीं है जितना यूएसए कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन काफी रिलेटिवली मोर कनेक्टेड है एज कंपेयर टू सदर्न यूरोप, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है ना ये रिवर डैन्यूब है, ठीक है। ये आपको ये ग्रीन लाइन में जो फ्लो करता हुआ नजर आ रहा है ना ये सारा का सारा रिवर डैन्यूब, और ये तकरीबन एटलीस्ट जो है ये 10 कंट्रीज में से फ्लो करता है। आई डोंट थिंक सो, की बात है, मेरा ख्याल है ये 4th 5th पे किसी नंबर पे आता है, ये बहुत सेकंड शायद नहीं है, ये यूरोप का सेकंड होगा इस तरह, मतलब है। लेकिन ये मुझे पता है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स है, लेकिन नाइल के बाद ये 5th नंबर पे आता है या 2nd नंबर पे आता है, आई एम नॉट 1700-1800 किलोमीटर। नहीं, ठीक है 1700-1800 किलोमीटर सिर्फ नाइल का पार्ट हुआ है जो इजिप्ट में फ्लो करता है। हाँ, नाइल तो लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। अच्छा, तो ये रिवर डैन्यूब ये एटलीस्ट जो है जो मेन रिवर है इसका वो तकरीबन 10 कंट्रीज में फ्लो करता है, और जो इसका बेसन है ये अगर आप इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज वगैरह देखें ये सारी मिलाकर मेरा ख्याल है तकरीबन 18 कंट्रीज को लिंक करता है, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम फिर वही है कि जो सदर्न यूरोप है वो इसमें कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। सदर्न यूरोप इसमें कनेक्ट नहीं होता, और यही वो वजह है जिसमें जो राइटर कहता है कि जो यूरोप है वो डेवलप्ड है लेकिन वो उतना डेवलप्ड नहीं है जितना कि या तो हम बात करते हैं यूएसए जितना डेवलप्ड है, या फिर जितना जो है ना सॉरी सदर्न यूरोप उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया जिस तरह से नॉर्दर्न यूरोप है ना डेवलप। Europe is the product of geographical diversity, its vulnerability being the same wide plain that has so terrorized Russia, ठीक है। तो इसका जो प्लेन है that has terrorized Russia, जिस तरह से हमने कल बात की थी, what makes northern plains more fertile and prosperous, तो वो हमने बात कर ली है कि जो गल्फ स्ट्रीम है, एक गल्फ स्ट्रीम है provides the northern half of the continent with temperate seasons, enough sun and rain to grow crops, and enough wintry weather to discourage the bugs and diseases faced by much of the world. Without this remarkable watery gift from Atlantic, much of the northern Europe would face challenges of the long cold winters of her Russian neighbors. Okay, these are the things that make Russian climate and Russian geography different from the northern European geography as well as northern European climate. The rivers are long, flat, navigable, and made for trade. This is the reason why there emerge so many capitals along the river banks. The rivers of Europe are the arteries that connect and separate. They are numerous and almost entirely navigable. मैंने कल आपसे बात की थी कि जो रिवर्स होते हैं वो कनेक्टिविटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवर्स, नेविगेबल रिवर्स एंड नॉन नेविगेबल रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स के अंदर नेविगेबल और नॉन नेविगेबल होने में क्या डिफरेंस होता है? या तो रिवर्स जो है ना अगर तो वो एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि
हाइट का डिफरेंस नहीं है डिफरेंट लेवल्स पे ना। जिस तरह कल किसी ने जो है ना बात की थी कि नारायण से अगर हम देखें तो हमारे रिवर जो है वो बड़े स्टीप हैं, ठीक है, बिल्कुल आपने की थी, तो वो वहां से रिवर्स बहुत स्टीप हैं, उन रिवर्स को आप नेविगेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे वो रिवर्स पंजाब के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, पंजाब के रिवर्स जो है वो उनका फ्लो स्मूथ है, वो एक प्लेन में, ठीक है, वो प्लेन लैंड में फ्लो कर रहे हैं, तो वहां पे जो है ना उसके इर्द गिर्द जो है सिटीज भी डेवलप हो सकते हैं, और वहां पे उन रिवर्स को आप नेविगेट कर सकते हैं। आप अप द रिवर डाउन द रिवर जो है ना अपने गुड्स को मूव कर सकते हैं, कार्गोस को मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो रीजन्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो यूरोप के अंदर जो रिवर्स है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली कनेक्टेड है, कनेक्टेड इनफ कि वो जो है ना एक नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं विद इन द यूरोप, कि अगर यूरोपियंस ने अपने गुड्स मूव करने हैं, ट्रेड करनी है, वहां पे एथनिसिटीज डिफरेंट भी हैं। अगर आप देखें तो पूरा यूरोप जो है ना डिफरेंट चंक्स में डिवाइडेड है, हर जो है ना वहां पे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, बिल्कुल ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, जर्मनी इतना छोटा नहीं है, लेकिन स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, यूक्रेन और बुल्गारिया, ये बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज नहीं है ये। और इनकी पॉपुलेशन भी एज कम्पेयर टू हमारी रीजन जो है ना काफी कम है। तो ये जो है हेल्प करता है डिफरेंट एथनिसिटीज को वहां पे इमर्ज करने में। जिस तरह अगर आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका में एथनिसिटी एथनिक डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो है, वो ब्लैक्स और वाइट्स की बहुत ज्यादा, लेकिन वाइट्स की आपस में उस तरह की डिफरेंशिएशन नहीं है जिस तरह की यूरोप के अंदर, ठीक है। तो ये जो है ना, क्योंकि जो अमेरिका है वो और भी ज्यादा कनेक्टेड है आपस में, अमेरिकन कनेक्टिविटी जो है, उनके रिवर्स बिल्कुल फ्लैट हैं और बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस द ओशंस भी और जो है ना आपस में भी। ओके, तो डान्यूब रिवर की हमने बात कर ली, तकरीबन 18 कंट्रीज में से फ्लो करता है, और ये इट हैज बीन अ रीजन कि जो यूरोप के बड़े बड़े सिटीज हैं, रोमन एम्पायर की बाउंड्री हुआ करता था डान्यूब रिवर एक टाइम पे। अच्छा जी, geography of Europe has also meant some areas have thrived more than others. Marshall explains that actual reason for Southern European struggle past and present is their geography. The Northern European plain gifted France, Belgium, and the Netherlands and Germany with good soil and a wealth of crops. Because of the surplus crops and goods, Northern Europe was associated with hard work in developing big cities of commerce. Geographically, the Brits are in good place, good farmland, decent rivers, excellent access to the seas, and their fish stocks close enough to the European continent to trade and yet protect by dint of being an island race. There have been many times when UK gave thanks for its geography as wars and revolutions swept over its neighbors. अच्छा जी, तो बेसिकली एक पहली बात तो उसने वही की है जो हमने अभी डिस्कस किया है कि जो सदर्न यूरोपियन रीजन है वो उस तरह से डेवलप नहीं है जिस तरह से नॉर्दर्न यूरोपियन है। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है कि जो यूके है वो इसकी ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। क्यों? उसकी बेसिक रीजन ये है, ये इंग्लिश चैनल यहाँ पे राइट हियर बिटवीन द बॉर्डर ऑफ पेरिस एंड यूके, सॉरी फ्रांस एंड यूके, लंदन और पेरिस के दरमियान में ये बिल्कुल तकरीबन 20 माइल्स वाइड ये इंग्लिश चैनल है, यहाँ पर इसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं। तो ये जो इंग्लिश चैनल है ये बेसिकली उसको सेपरेट कर देता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूरोप। अब यूरोप के अंदर कोई क्राइसिस चल रहा है, कोई वॉर चल रही है, कोई बॉर्डर इश्यूज हैं, बेसिकली अगर आप देखें ना तो जर्मनी, फ्रांस और इनके जो और रीजनल कंट्रीज हैं इनके दरमियान में थ्रू आउट बॉर्डर्स की जंग रही है। जिस तरह से कल हमने रशिया के केस में भी डिस्कस किया था कि रशिया जो है वो टेरिटरी को एक्वायर करना चाहता था ताकि वो नेचुरल बॉर्डर सिक्योर कर सके, जो नेचुरल जो है ना बाउंड्रीज सिक्योर कर सके, कोई माउंटेन्स हो, कोई रिवर्स हो जहाँ से जो है ना एनिमी इतनी आराम से एडवांस ना कर पाए। तो अगर आप यूके के केस में देखें तो यूके जो है वो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ सी से जो है ना वो सेपरेट हुआ हुआ मेनलैंड जो यूरोप का यूरोपियन कॉन्टिनेंट। अच्छा, मेनलैंड यूरोप सारा का सारा मेनलैंड यूरोप है यहाँ से।
क्योंकि मेनलैंड यूरोप नहीं है ना, यूके आइलैंड है। यूरोप का पार्ट है यूके, यूरोप कॉन्टिनेंट का। अब तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी नहीं रह गया ना ब्रेक्सिट के बाद, ठीक है। तो ये पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, यहाँ पे बेल्जियम है, नेदरलैंड्स है, फिर ये जर्मनी है, जर्मनी के नॉर्थ में आई थिंक ये डेनमार्क है, नहीं हाँ डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। तो यहाँ से ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं सारे के सारे। ओके, वेस्टर्न यूरोप कौन सा? वेस्टर्न यूरोप ये बेसिकली ये जर्मनी, उसके बाद ये आई थिंक ये इटली, फ्रांस, ये सारा का सारा ये वाला जो रीजन है ना, जर्मनी और इससे इधर वाली साइड पे, ये सारा का सारा वेस्टर्न यूरोप है। ईस्टर्न यूरोप ये सारा पोलैंड और ये सब कुछ नहीं, पोलैंड एज सच वेस्टर्न यूरोप का पार्ट नहीं है। पोलैंड को वैसे ईस्टर्न यूरोप में भी नहीं कंसिडर किया जाता, ये ना मेरा फिर इसको सेंट्रल यूरोप नहीं आता। वेस्टर्न यूरोप में जो 7 कंट्रीज आती है तो वहां लोग नहीं, ये सारा ये पूरा मैप वेस्टर्न यूरोप नहीं है। अच्छा वेस्टर्न यूरोप, अच्छा जर्मनी है, ये नेदरलैंड्स है, बेल्जियम है, फ्रांस है, उसके बाद आई थिंक स्पेन और पोर्चुगल भी शायद वेस्टर्न यूरोप में आते हैं, फिर यूके है। जो ये वाली कंट्रीज है ना जिनका बॉर्डर टर्की को लग रहा है, यहाँ से देखें ये ऑरेंज वाला टर्की है, ये बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये वाली कंट्रीज आते हैं ईस्टर्न यूरोप। फिर ये बाल्टिक स्टेट्स हैं, लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। उसके बाद फिर ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज हैं, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ये स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी है। ये सारी कंट्रीज जो है ना ये सेंट्रल यूरोप का पार्ट है। आई थिंक क्रोएशिया, आपने क्या बताया कौन सी स्टेट? यूक्रेन, लिथुआनिया, वो बाल्टिक स्टेट्स हैं, बाल्टिक स्टेट्स, बाल्टिक, BALTIC, बाल्टिक। मैंने एक बाल्टिक होती है और एक बाल्टिक होती है ना, बाल्कन, बाल्कन, बाल्कन। ये सदर्न यूरोपियन स्टेट्स हैं, ये बाल्कन स्टेट्स होती हैं। मेरे ख्याल 10-11 बाल्कन स्टेट्स हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन ये डान्यूब रिवर काफी सारी बाल्कन स्टेट्स में से फ्लो करता है। ये जो है ना ये वाली रीजन, बोस्निया हेर्जेगोविना और क्रोएशिया और हंगरी, स्लोवाकिया, ये सारी आई थिंक बाल्कन में आते हैं। बाल्कन से काफी सारे कंट्रीज आते हैं। ओके, The geography of Europe has also meant some areas have thrived more than others. The mountains of Europe are as numerous as they are modest, protecting smaller states from the neighbors, and in case of Pyrenees, allowing large states like France and Spain to coexist with minimal fraction. France is blessed with rivers crossing her latitudinal and longitudinally with splendid harbors at each terminal. On the other hand, southern Europe has far less arable land. For example, Greece suffers due to its geography. Much of coastline comprises of steep cliffs, and there are few coastal plains for agriculture. Inland are more steep cliffs, rivers which will not allow transportation, and few wide fertile valleys. अच्छा, तो अगर हम ग्रीस की बात करें तो ग्रीस बिल्कुल जो है ना यहाँ पे है, ये आई थिंक ये जो रेड में है ये वाला ग्रीस, ठीक है। तो ग्रीस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी जगह है, बड़ी स्टीप क्लिफ्स हैं, बड़े बीचेस हैं, और बड़ा जो है ना मॉडरेट किस्म का जो है क्लाइमेट है, और बड़ी एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। मतलब एज कम्पेयर टू अगर बाकी यूरोप की निस्बत देखा जाए तो बाकी यूरोप का चूंकि क्लाइमेट काफी ऑन द कोल्डर साइड है, इवन यूके के बीचेस आर नॉट अट्रैक्टिव एट ऑल, बहुत फजूल किस्म के बीचेस हैं। इवन फ्रांस के साथ भी यही केस है, और नॉर्दर्न यूरोपियन जितने कंट्रीज हैं ना इनके साथ इसी तरह का प्रॉब्लम है, इनके बीचेस जो हैं दे आर क्वाइट कोल्ड। और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो जो है ना विंटर फ्रेंडली कंट्रीज नहीं है, मतलब इनको आप सिर्फ समर में विजिट कर सकते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड इटली, स्पेन, पोर्चुगल और ग्रीस ये इस तरह की इनकी क्लाइमेट है कि आप इनको जो है ना रीजनेबल मतलब विंटर में भी विजिट करें तो ये बहुत ज्यादा ठंडे नहीं होते, रीजनेबल किस्म की ना इनकी वो होती है। और लेकिन यहाँ पे स्टीप क्लिफ्स की वजह से ना अब इकोनॉमिकली ये लॉस पे है, वहाँ पे ट्रेड इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, उसकी टेरेन की वजह से, उसकी ज्योग्राफी की वजह से। स्टीप क्लिफ्स हैं, उनको जो है ना वहाँ पे इरिगेशन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इरिगेशन वहाँ पे नहीं होती, ठीक है।
तो जी बाल्कन कंट्रीज जो हैं वो 12 हैं। ओके अच्छा तो फ्रांस की बात हो गई, पायरेनीज की बात हो गई। स्पेन suffers because of its location in Europe, nestled away in the southwest corner. It is a big landmass that has short rivers, short coastal plains. The central plains are mountainous and hard to navigate, while the Pyrenees present a huge barrier to passage into France. तो जिस तरह हमने बात की है कि यहाँ पे जो southern countries हैं, they are at a disadvantage as compared to northern Europe, ठीक है। सिमिलरली इटली के साथ भी इसी तरह के इश्यूज हैं। इटली, स्पेन और जो है ना ग्रीस, ये वो कंट्रीज हैं जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस है। इवन अगर आप जो यूरोपियन कल्चर है वो बहुत ज्यादा जो है ना पसंद करता है कि वार्म पोर्ट्स हों और वार्म जो है ना थोड़ा सा क्लाइमेट हो जहाँ पे आप समर्स में विजिट कर सके, क्योंकि जो नॉर्दर्न यूरोप की कंट्रीज है ना वो बहुत ज्यादा ऑन द कोल्डर साइड है। वहाँ पे आप समर्स के अंदर भी इस तरह का वेदर नहीं होता कि आप बीच वगैरह पे जा सकें। ओके ये आपको मिल जाएंगे क्लास के बाद, जो है ना सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, डोंट वरी। अच्छा जी, तो यूरोप हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं अफ्रीका पे। तो अफ्रीका के बारे में ना राइटर ये कहता है कि अफ्रीका को जिस तरह से मैप में दिखाया जाता है, ये जिस तरह से बुक्स में दिखाया जाता है, ये जिस तरह से जो है ना ग्लोबली उसको देखा जाता है, अफ्रीका उससे कहीं ज्यादा बड़ा है इन रियलिटी, ठीक है। इस टाइम अफ्रीका के अंदर 54 कंट्रीज हैं, ठीक है। और the geography of Africa is partially responsible for its status as one of the least developed continents, a dysfunction made only exponentially worse by the colonial powers, the Cold War, and the destructive people left in charge of this vast and problematic continent. So basically, Africa के साथ जो है ना problems वो काफी diverse किस्म के हैं, okay. Vertically, Africa is divided into 4 regions: Sahara, Sahel, Jungle area, and Mediterranean. Like south, world's largest desert, the Sahara, and the hard-to-travel Sahel region have separated Africa from 2,000 years of economic growth enjoyed by the land north of it. The continent is enlarged, enclosed by Sahara Desert, the Atlantic, and the Indian Ocean. Technological revolutions and new ideas could not reach Africa for thousands of years. तो यहाँ पे वो राइटर जो है ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे कॉलोनिस्ट भी आए हैं, यहाँ पे मुस्लिम्स ने भी अफ्रीका को जो है ना कैप्चर करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप देखें ना तो वो मिडिल ईस्ट से आए, मिडिल ईस्ट से आकर उन्होंने कुछ एरिया जो है ना अफ्रीका कैप्चर किया और वो सदर्न यूरोप में एंटर हो गए, स्पेन में, पोर्चुगल में, उस साइड पे चले गए, ठीक है। काफी सारा जो है अफ्रीका वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं। तो काफी सारा जो अफ्रीका है दे आर स्टिल मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स, लेकिन खैर उसकी तरफ हम बाद में आते हैं। अफ्रीका जो है एज अ कॉन्टिनेंट वो पीछे क्यों रह गया बाकी कॉन्टिनेंट से, तो उसके बारे में वो ये कहते हैं कि अफ्रीका के जो रिवर्स हैं वो बिल्कुल आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका के पास रिवर्स नहीं है। जैसे रिवर नाइल की एग्जांपल है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लेकिन उसके बावजूद अफ्रीका जो है इट इज नॉट कनेक्टेड इनफ। अच्छा, ये ज्योग्राफी की क्लास नहीं है, क्लास जो है ना ये बुक डिस्कशन के, बेसिकली जो बुक है वो आपको पॉलिटिक्स ज्योग्राफी की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रही है, राइट। तो उसके बारे में वो ये कहते हैं कि अफ्रीका के अंदर जो है ना, अगर आप अफ्रीका की ज्योग्राफी देखें ना तो ये अटलांटिक ओशन को भी कनेक्ट कर रहा है, एट द सेम टाइम ये इंडियन ओशन को भी कनेक्ट कर रहा है, नॉर्थ से ये मेडिटेरेनियन सी भी है। तो इसकी कनेक्टिविटी जो जिस तरह से बाकी कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो अच्छे खासे जो है ना उस तरह से कनेक्शंस तो इसके पास है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इसके पास डीप सी पोर्ट्स नहीं है, ठीक है। इसकी पोर्ट्स जो है ना वो बड़ी शैलो हैं, ठीक है। सिटीज के साथ जो सिटीज कोस्टल एरियाज पे हैं वो बड़ी शैलो हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम एक है जिसकी वजह से वहां पे शिप्स डॉक नहीं कर पाते हैं। शिप्स डॉक नहीं कर पाते हैं तो शिप्स को ना बहुत दूर कहीं पे डॉक करके वहां पे जो है बोट्स भेज के वहां से सामान लेके आना पड़ता है टू द कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो वो एक और लेबोरियस भी है और एक्सपेंसिव भी है, तो इस वजह से ये एक और प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे कॉलोनिस्ट आते हैं तो वो यहाँ से जो है ना पहले जब मुस्लिम्स आते थे तो मुस्लिम्स यहाँ से स्लेव्स लेकर जाते थे,
क्योंकि यहाँ पे जो लैंड है वो एरेबल नहीं है इतनी ज्यादा, ठीक है। फिर मुस्लिम्स आए तो वो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एक पॉवर्टी थी, यहाँ पे एक जो है ना वो एथनिकली नहीं, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे लोग यहाँ पर, तो वो उनको एज अ स्लेव जो है ना यहाँ से ले गए। पहले सबसे पहले मुस्लिम्स लेकर गए, उसके बाद यूरोपियंस आए, वो लेकर गए, काफी अर्से तक वो लेकर जाते रहे, और उसके बाद जो है ना इवन अमेरिकन ने भी यही किया इनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हर पावर, जो पावर यहाँ पर आई है, उसने सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखा है और रीजन को कोई बेनिफिट नहीं दिया, ठीक है। अफ्रीका जो है वो मिनरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है, ठीक है। अफ्रीका के पास बहुत लार्ज क्वांटिटीज हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट आपकी कंप्यूटर चिप्स वगैरह में बनाने में यूज होता है, तो इस टाइम पे चाइना ह्यूजली इन्वेस्ट कर रहा है अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, ताकि वो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर सीपेक के नाम पे इन्वेस्ट कर रहा है, इसी तरह वो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उसने लॉन्च किए हुए हैं, ताकि इसी उन प्रोजेक्ट्स के बहाने से वो वहां पे जो है ना माइनिंग कर सके। कोबाल्ट भी यूज होता है, ये मैंने बुक में पढ़ा, इसमें लिखा हुआ था कंप्यूटर चिप्स के अंदर यूज हो रहा है। कंप्यूटर चिप्स कौन सा एक तरह की होती है सारी? मैंने कहा कंप्यूटर चिप्स कौन सा एक तरह की होती है सारी? डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट मॉडल्स, क्या पता। सिलिकॉन की डॉकिंग के लिए ओके लेकिन ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी एक बड़े बड़े डैम के पास सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हैं और ये कैसे पीछे रह गए हैं? दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी अफ्रीका में थी, कब की बात पढ़ा है? ऐसी कोई नाम है तो इसका मतलब है ये इस्लामिक एरा में उससे पहले, ये ये नहीं याद। अच्छा चलो, फिर मुझे इस बात का आइडिया नहीं है, लेकिन अच्छा बेसिकली बैकवर्ड रहने की वजह वही है कि जो रिवर्स हैं और जो टेरेन है इनकी, वो आपस में इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड करती। माउंटेनियस रीजन्स हैं, जो है ना प्लेन लैंड सर्फेसेस नहीं है। प्लेन लैंड सर्फेसेस होना तो कनेक्टिविटी आसान हो जाती है, ठीक है। नेविगेशन आसान हो जाती है, अक्रॉस द लैंड मूव करना आसान हो जाता है। अफ्रीका के केस में अक्रॉस द लैंड मूव करना भी मुश्किल था, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वाटरफॉल्स हैं। वाटरफॉल्स कब प्रोड्यूस होती हैं? वाटरफॉल्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब एक रिवर है वो 5000 फीट की हाइट से या 5000 मीटर्स की हाइट से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद वो जो है ना सी प्लेन पे आ रहा है, 0 मीटर्स जो है ना हाइट पे वो पहुंच रहा है। तो वो जब 5000 से उसने 0 पे आना, तो ऑब्वियसली वाटरफॉल्स तो आएंगी ना बीच में। वाटरफॉल्स आने से वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जरूर जनरेट कर सकते हैं। उनके वो जो है ना वो नेचुरली वो वहाँ डैम्स बड़े अच्छे बन सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अब उन रिवर्स को आप जो है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे बात की है कि सी पोर्ट्स का प्रॉब्लम है, सी पोर्ट्स का प्रॉब्लम भी यही इसी तरह से है कि आप वहाँ पे कार्गो ना लेके जा सकते हैं ना लेके आ सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ जो कोई आया है वो वहाँ पे बिजनेस की गर्ज से आया ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ प्लंडरिंग की है उन्होंने। Except for the Nile in the northeastern corner of this continent, most of the African coastline is smooth. तो ठीक है, उन्होंने कहा नाइल की जो कोस्टलाइन है वो नेचुरल हार्बर प्रोवाइड करती है अफ्रीका को, लेकिन उसके अलावा जो है ना स्मूथ है सारी एरिया। Africa undoubtedly has some magnificent great rivers, the Niger, the Congo, the Zambezi, or the Nile, but they are almost useless when it comes to trade. The great rivers do not connect and are hardly navigable and full of waterfalls. African rivers are in general not good for trade, but good for hydroelectricity. Because of its climate, Africa is home to a vast virulent diseases such as malaria, yellow fever, और HIV. बेसिकली अगर हम यूरोप के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूरोप का जो है ना क्लाइमेट वो काफी कोल्ड है, ठीक है। तो वहां पे ना ये जो विरुलेंट डिजीजेस हैं, जर्म्स हैं, ये इतने ज्यादा प्रिवेल करते ही नहीं, ठीक है। वहां पे उनको जो है ना एक सूटेबल टेम्परेचर नहीं मिलता प्रोपगेट करने के लिए।
और अफ्रीका उनको एग्जैक्टली वो क्या कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है इन बीमारियों को प्रोपोगेट करने के लिए। इस वजह से यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम भी रही है। बीमारियां जो हैं वो डिफरेंट किस्म के प्लेग्स, डिफरेंट किस्म के वायरसेस वो बहुत ज्यादा स्प्रेड किए हैं, और जब स्प्रेड किए हैं तो बहुत तेजी से स्प्रेड किए हैं पॉपुलेशन के अंदर। Africa had the wrong animals and the wrong crops from the start, partly due to its forbidding array of ecosystems. Africa was never home to the types of livestock or grains that sustain and nurture both the local populations and trade in general. History might have turned out differently if African armies fed by barnyard giraffe meat and backed by waves of cavalry mounted on huge rhinos had swept into Europe to overrun its mutton-fed soldiers mounted on puny horses. जैरेड डायमंड। तो जैरेड डायमंड कहते हैं कि अफ्रीका की हिस्ट्री जो है ना वो बहुत डिफरेंट हो जाती है अगर वो हाथियों और घोड़ों की बजाय राइनोस और जो है ना जिराफ्स को यूज कर रहे होते हैं वॉर्स में लड़ने के लिए और खाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो एनिमल्स वहां पे एग्जिस्ट करते हैं वो आपके नॉर्मल लाइफ स्टॉक के जो है ना एनिमल्स नहीं है। ठीक है, अफ्रीकन जंगल्स बहुत फेमस हैं, लेकिन अफ्रीकन जंगल्स का जो है ना जंगल्स एक जो इकोसिस्टम जरूर प्रोवाइड करता है, उनको एक एज जरूर प्रोवाइड करता है, लेकिन उनको जो डेली लाइफ के लिए जो सस्टेनेबल क्रॉप्स हैं या एनिमल्स हैं वो नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, तो ये एक और प्रॉब्लम है अफ्रीकन ज्योग्राफी के साथ। Geographic immensity combined with the lack of any natural ways to interact and trade led to the development of complex web of mostly autonomous tribes, each with its own language and customs. So basically जब वहाँ पे connectivity नहीं थी तो हर region के अंदर एक different language emerge हुई है और एक different tribe emerge हुआ है। अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है अभी भी जो largest number of languages हैं वो अफ्रीका में ही बोली जा रही है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, और उसकी वजह यही है, एग्जैक्टली यही वजह है। ये वायरसेस और जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्शियस आपके एजेंट्स हैं, वो जो है ना कहीं डिफरेंट रीजन से आ जाते हैं, लेकिन अफ्रीका की क्लाइमेट जो है वो क्योंकि वार्म थी, तो वार्म क्लाइमेट जो है ना जर्म्स को बहुत एक ग्राउंड प्रोवाइड करती है ताकि वो वहाँ पे थ्राइव कर सके, वो वहाँ पे प्रोपोगेट कर सके। जिस तरह से आप चीज को फ्रिज में रख देते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होती, तो फ्रिज के बाहर पड़ी रहे तो वो जल्दी खराब होती है। तो इस बेसिकली उसके बीच में यही साइंस है कि जो जर्म्स हैं वो वार्म टेम्परेचर में जल्दी ग्रो करते हैं एज कम्पेयर टू कोल्डर टेम्परेचर। इस वजह से तो जो है ना इसी वजह से जो है अफ्रीका के अंदर जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं उनका रेशो बहुत हाई था। Africa, the land cursed by its geographic structures, geographic isolation within the continent itself, and isolation from the world around it made it tragically vulnerable to Western colonialism and economic exploitation. Despite having abundance of natural resources, mostly outsiders would benefit from plundering it. The net result is a quilt of 56 countries with borders mostly drawn by existing Western powers. The result are the horrors of modern Africa: endless wars, failed states, crippling corruption, and suffering on a massive scale. तो यहाँ पे वो बात करता है कि जो यूरोप के अंदर यूरोपियन पावर्स ने आके अफ्रीका के अंदर बॉर्डर्स बनाए हैं, वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल किस्म के बॉर्डर्स हैं। ठीक है, एक एक कंट्री में 3-3, 4-4 डिफरेंट किस्म के ट्राइब्स जो है ना वो आ गए थे, और जो बाउंड्रीज बनी थी उन कंट्रीज की वो भी बहुत ज्यादा अननेचुरल किस्म की बाउंड्रीज थी, वो फॉरेनर्स ने आके बनाई हुई थी। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करते हैं तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी अननेचुरल बॉर्डर। ठीक है, जो एक फॉरेन पावर ने बनाया है। ठीक है, जब हम वो 3rd जून प्लान और जो है ना 47 की पार्टीशन को डिस्कस करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो है वो रेडक्लिफ को भेजा था यहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करने। ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लैंड। ठीक है, he was not aware of the problems of this country, this region on the whole. वो ना यहाँ के प्रॉब्लम से फेमिलियर थे, ना यहाँ की ज्योग्राफी से फेमिलियर थे, और उन्होंने बस एक लाइन ड्रॉ कर दी कि जी ये पार्टीशन की लाइन है। ठीक है, तो बेसिकली ये अगर आप यहाँ पे हम 2 कंट्रीज हैं, वहाँ पे ऑन द होल अगर आप इमेजिन करें तो कितने कंट्रीज के साथ वो ये करके गए हैं, क्योंकि अफ्रीका के जो हैं
56। अफ्रीका के अंदर जो है ये कुछ एरियाज जो हैं वो यूके के कंट्रोल में थे, कुछ एरियाज अफ्रीका के कंट्रोल में थे, कुछ स्पेन के कंट्रोल में भी थे, आई थिंक शायद कुछ पोर्टुगल के कंट्रोल में भी थे। तो डिफरेंट रीजन्स को डिफरेंट यूरोपियन पावर्स ने डिफरेंट टाइम्स पे कंट्रोल किया हुआ था, ठीक है। और यही वो वजह है कि उन्होंने सिर्फ एक्सप्लॉइट किया है। और अगर आप देखें तो इवन जब सब कॉन्टिनेंट में था ब्रिटिश एम्पायर थी, यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन रूल कर रहा था, तो बेसिकली वो यहाँ के रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट ही कर रहे थे, यहाँ पे उन्होंने कोई बेनिफिट नहीं दिया, ठीक है। तो सिमिलरली अफ्रीका की जो कंडीशन थी उस टाइम पे भी वो यहाँ से कई गुना वर्स थी, ठीक है। जब इंडिया में वो आए थे तो इंडिया वॉज producing 25% of GDP of the globe. तो इंडिया वाज अ वेरी रिच स्टेट, ठीक है। यहाँ पे फार्मिंग लैंड्स बहुत अच्छे थे, यहाँ पे लाइफ स्टॉक्स अच्छे थे, यहाँ पे जो है ना ये बड़ी मसालास जो है इंडियन मसालास वो ग्लोबली जो है ना उनकी ट्रेड बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, बड़ी दूर दूर तक जो है ना उनकी डिमांड थी। तो इस तरह की चीजें वहां पे इंडिया ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट था, जबकि अफ्रीका और वजह थी जो अफ्रीका को इम्पोर्टेंट बनाती थी। एक तो जिस तरह हमने बात किया नेचुरल रिसोर्सेज थे अफ्रीका के जो अफ्रीका को इम्पोर्टेंट बनाते थे। सिमिलरली अफ्रीका का जो मिनरल रिसोर्स था, ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज जो अफगानिस्तान को इम्पोर्टेंट बनाती है। जी कोई क्वेश्चन किसी का? ओके मैम वहाँ पे ये सवाना दुनिया का ये बड़ा ये क्योंकि ये क्लाइमेट इतना हॉट क्यों है? सवाना क्या होता है? सवाना जंगल होता है, तो जंगल अच्छा बेसिकली देखें जो उसका नेचुरल क्लाइमेट है ना वो वार्म है, तो पौधों को भी एक जो है ना ठंडे इलाके में तो पौधे नहीं ना ग्रो करते, वार्म टेम्परेचर्स में, वार्म और ह्यूमिड टेम्परेचर्स में जंगल्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो
Okay. जी जी टॉपिक से हटके एक क्वेश्चन जी जी जी, क्या चाइनीज गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री प्रेजेंस मतलब मिलिट्री आउटपोस्ट की रिक्वेस्ट की है? अभी तक मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है। ये सिक्योरिटी वगैरह के इश्यूज के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये बोला है कि हमें मिलिट्री आउटपोस्ट चाहिए चाइना के अंदर, so that वो अपने लोगों को यहाँ पाकिस्तान के अंदर जी, हो सकता है, वो कर सकते हैं। और बेसिकली वो सीपैक सारा प्रोजेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं उनका वो इससे रेलेवेंट एजेंडा तो है इसके अंदर। एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन ये था, तो मतलब ये सीपेक से आपकी एक कोई और नई डायमेंशन नहीं पूछी जा रही है बिकॉज़ सीपेक का इकोनॉमिक प्रोजेक्ट था, बट देखिए वो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली थ्योरी है, वो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली थ्योरी है वो यही है ना कि वो गवादर जो है वो उनका एक पर्ल है बेसिकली। तो पॉसिबिलिटी है सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है हम लोगों को अभी फिलहाल जो है ना, बट समहाउ अगर हम उनको कॉलोनीज बनाने देते हैं, आउटपोस्ट की बात कर रहे हैं, बाद में उनका ये कहना है 50 मिलियन चाइनीज रहेंगे। अब यहाँ पे जो है ना ग्लोबल डायनामिक्स ना बड़ी चेंज हो गई हुई है। पहला वो टाइम अब नहीं है जब कॉलोनीज बना करती थी। अब ये अमेरिका को अगर आप देखें ना तो वो कॉलोनियलिज्म नहीं है, उसको कहते हैं इंपीरियलिज्म। इनडायरेक्टली वो कंट्रोल कर रहा है, तो चाइना भी वही वाली स्ट्रैटेजी जो है ना यूज कर रहा है। ठीक है, हम ऑलरेडी जो है ना अमेरिका के हाथों भी तो यूज हो रहे हैं ना। तो चाइना क्या तो हमारे पास इकोनॉमी नहीं है, हमारे पास इकोनॉमी नहीं है, इसका हमें कहीं पे तो पे करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि डज द ज्योग्राफी ऑफ अ कंट्री मैटर, कि वो डेवलपिंग कंट्री है या जो है ना डेवलप्ड कंट्री है। तो ऑब्वियसली ये जो हम पूरी बुक पढ़ रहे हैं ये इसी चीज के बारे में तो है कि ज्योग्राफी जो है वो किस तरह से रोल प्ले करती है किसी कंट्री के डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड होने में, या किसी कंट्री के जो है ना किसी दूसरे कंट्री के साथ वॉर पे होने में, या जो भी है। बेसिकली सारा का सारा जो है करंट सिनेरियो या जो कोई वॉर्स हुई हैं इन द पास्ट, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से ही कनेक्टेड हैं। अच्छा जी, स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर दो। ये ज्यादा ऊपर अब ज्यादा ऊपर होगी। ओके, सही है पढ़ी जा रही है, अब गुजारा हो रहा है। चले, बहुत है, आपकी मेहरबानी। ओके, तो जिस तरह से हमने ऑलरेडी बात की है कि चाइना जो है वो ऑलरेडी कोशिश कर रहा है इन्वेस्ट करने की इन अफ्रीका। तो वो डिफरेंट जगहों पे रेल रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है और इस तरह से जो है ना वहाँ पे माइनिंग अपनी स्टार्ट कर रहा है। The Chinese businessmen everywhere in Africa are everywhere in Africa. The third of China's import come from Africa. हाँ, जो ऑयल और गैस की हम बात कर रहे थे, मिडिल ईस्ट के साथ साथ वो अफ्रीका से बहुत ज्यादा ऑयल और गैस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना import कर रहा है, sorry. China builds a rail connection from Mombasa to Nairobi. While China may succeed through its massive infrastructure investment to connect a previously unconnected continent, as she seeks to secure the resources needed to sustain her growth, one wonders whether Africa is gaining benefits
Africa is gaining benefits from it. Africa is still very much dependent on global prices for minerals and energy. Manufacturing output levels remain close to where they were in 1970s. For example, Congo has abundance of natural resources: cobalt, copper, diamonds, gold, silver, zinc, coal, and manganese. China buys approximately 50% of DRC head Democratic Republic of Congo's export, but the country does not get richer. It has a development index 186 out of 187. Note, 18 countries in Africa are in the bottom of this list. तो बेसिकली जो ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके ऊपर अफ्रीका की 18 कंट्रीज जो हैं वो बिल्कुल बॉटम पे हैं. लास्ट 18 कंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी अफ्रीकन हैं. ऑल्दो अब अफ्रीका के अंदर चाइना डेवलपमेंट कर रहा है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इवन अमेरिका के कुछ बेसेस हैं अफ्रीका के अंदर. लेकिन द प्रॉब्लम इज अगेन कि जितनी भी वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चाइना वहाँ पे लॉन्च कर रहा है उसका बेनिफिट सिर्फ चाइना को हो रहा है. जिस तरह से किसी हद तक सीपेक के अंदर देखा जाए तो शायद पाकिस्तान को उतना बेनिफिट नहीं है सीपेक प्रोजेक्ट का जितना चाइना को उसका जो है ना बेनिफिट है. सिमिलरली जितनी डेवलपमेंट को अफ्रीका के अंदर लॉन्च कर रहा है वो सारी की सारी जो है वो कंट्रीज की इकोनॉमी को तो बेहतर बना नहीं रही है सो फार. ठीक है, तो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 50% जो है एक्सपोर्ट उसकी चाइना ले रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, लेकिन कंट्री का अपना जो डेवलपमेंट इंडेक्स है दैट इज 186 आउट ऑफ 187. आई थिंक 2014 या 15 का है. ऑलराइट, सम कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हाईलाइट. तो अफ्रीका जो है इसके अंदर डिफरेंट किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, अभी भी हैं, कुछ पास्ट में भी रहे हैं. In 1994, Rwandan genocide was the spark that led the regional fire. In the Rwandan genocide, Hutu power groups led mass killings of Tutsis and pro-peace Hutus, murdering 800,000 people in approximately 100 days. So यहाँ पे हुआ ये था कि जब रवांडा जो था ना वो आई थिंक वहाँ पे ब्रिटिश थे कि शायद फ्रेंच थे, जो भी वो जब तक इनके जो कॉलोनाइजर्स थे वो वहां पे थे, हुटूस जो थे वो मेजॉरिटी थी और टुट्सीज जो थे वो माइनॉरिटी. तो टुट्सीज माइनॉरिटी को पावर दी हुई थी जब तक वहां पे कॉलोनाइजर्स थे. ठीक है, तो क्योंकि डिफरेंट ट्राइब्स थे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे, मेजॉरिटी पावर कोई और थी, माइनॉरिटी पावर कोई और थी. तो वहां पे ये हुआ कि जैसे ही वहां से जो है ना फॉरेनर्स जाते हैं, जिस तरह से अभी हमने बात की है कि बड़े ही फॉरेनर्स के बनाए हुए बॉर्डर्स हैं यहाँ पे और बड़े ही अननेचुरल किस्म के बॉर्डर्स हैं. तो हुआ क्या कि वहां पे एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई. ठीक है, उस सिविल वॉर में क्या हुआ कि हुटू जो था वो चूंकि मेजॉरिटी में था और टुट्सीज चूंकि माइनॉरिटी में थे, तो जैसे ही पावर टुट्सीज के हाथ से हुटूस के हाथ में आई है तो वहां पे जो टुट्सीज के अगेंस्ट उन्होंने जेनोसाइड स्टार्ट कर दिया. ठीक है, और वही डिफरेंस क्या था, रीजन क्या थी, वही एथनिक और जो है ना लिंग्विस्टिक डिफरेंस था वहां पे. और उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 100 डेज में 800,000 पीपल जो है ना वो उनको मारा था. अफ्रीका के अंदर कंट्री है रुवांडा. सॉरी, ओके. Egypt. Water wars are considered to be among the imminent conflicts of this century, and this is the one to watch. The Suez Canal controls 2.5% of the world's oil and 8% of the entire trade. और ये एक दिन का है. Per day यहाँ से 2.5% of the world's trade और 8% of the entire trade जो है वो गुजरता है यहाँ से. Oil trade especially जो है ना. Closing the canal would add several days to the transit time of the overseas deliveries. Ethiopia is Africa's water tower. Due to its geography, it can collect big amounts of water from Nile. Over 20 dams built recently. Ethiopia has built the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Now it needs to be filled with water, which is a massive concern for Egypt. तो डैम की तरफ हम बाद में आते हैं, पहले हम थोड़ा सा ना ये सुएज कनाल को देखते हैं. तो ये जो है, ये जो रीजन है बेसिकली, कायरो लिखा हुआ नजर आ रहा है ना यहाँ पे. ओके, ये कायरो की लेफ्ट साइड जो है ना यहाँ पे ये सिनाई पेनिनसुला है. ये जो छोटा सा ग्रीन कलर का ये ट्रायंगल है, ये सिनाई पेनिनसुला है. इस सिनाई पेनिनसुला में ये है मेडिटेरेनियन ओशन,
ठीक है, और ये है रीजन रेड सी। ठीक है, ये रेड सी आगे जाकर इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। अच्छा, ये यहाँ पे ना एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिसको उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं, डिग करके किया था इन्होंने इधर से। यहाँ से इन्होंने सुएज कनाल बनाया था। अब ये सुएज कनाल जो है वो स्ट्रेटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से देखें, जब फॉर एग्जांपल जो कॉलोनियल पावर्स थी वो यहाँ पे आया करती थी, तो यूके ऑल द वे फ्रॉम यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप को क्रॉस करके, पूरा अफ्रीका क्रॉस करके, और उसके बाद इंडियन ओशन, और उसके बाद जो है ना वो जो इंडियन पोर्ट्स तक आता था। और उसके बाद यूके का रास्ता सेवरल डेज कम हो गया था जब यहाँ से ना सुएज कनाल से रेड सी, और रेड सी से यहाँ आगे चला जाता था। मुझे एग्जैक्ट उसकी जो है ना वो याद नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर दिया था सुएज कनाल ने। तो सुएज कनाल इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल लेवल पे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अभी आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा, लास्ट ईयर जब वहां पे कार्गो शिप स्टक हो गया था सुएज कनाल में, तो कितने दिन वो एक इमरजेंसी सी रही थी वहां पे, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे वहां पे ट्रेड रुकी हुई थी बिल्कुल। अच्छा, इथोपिया से, अच्छा, अब वो जो रिवर नाइल है वो इथोपिया से फ्लो करके आता है इजिप्ट में। अब जब वहां पे इथोपिया जो है वो बेसिकली अफ्रीका का वाटर टावर कंसिडर किया जाता है, और वहां से अब इथोपिया ने ना चाइना के साथ मिलकर ये ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम का प्रोजेक्ट जो है ना स्टार्ट किया। अब वहां पे वैसे तो जो है ना ये इट्स अ विन विन सिचुएशन कि जी वहां पे इथोपिया को जो है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मिलेगी, और जो रिमेनिंग वाटर है वो चला जाएगा इजिप्ट के पास। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब ये जो डैम क्रिएट किया है, इट कैन होल्ड वाटर विच कैन लास्ट अप टू 1 ईयर। तो 1 ईयर अमाउंट ऑफ वाटर है जो ये डैम होल्ड कर सकता है। ये है इजिप्ट का कंसर्न बेसिकली यहाँ पे। और इजिप्ट, आई थिंक ये डैम अभी बना नहीं है, ये अभी जो है ना प्रोजेक्ट साइन हुआ, इजिप्ट इसके अगेंस्ट है। मैंने थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन करिएगा डैम का बात। नहीं, इजिप्ट भी अफ्रीका में आता है। इथोपिया अफ्रीका तो ये नाइल तो है इजिप्ट से स्टार्ट। इजिप्ट से स्टार्ट नहीं होता, इजिप्ट में खत्म होता है, वो मेडिटेरेनियन में फ्लो कर रहा है। मैं इजिप्ट का कंसर्न किया है। इजिप्ट का कंसर्न ये है, ये देखें कि मतलब इथोपिया जैसा हमारा इंडिया है, इंडिया डैम बना लेता वाटर पे, तो हमारे रिवर पे तो पानी रोक लेता है। ठीक है, तो ये जो डैम है इसकी कैपेसिटी है वो इतना वाटर स्टोर कर सकता है जो 1 साल के लिए काफी है। ठीक है, तो वो फिर अगर यहाँ पे ये डैम जो है ना वो फाइनली बन जाता है, आई थिंक इजिप्ट में खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। वो लोअर बेसिन है नाइल का जो इजिप्ट वाली साइड पे है। वो एक दफा मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी इसका नॉर्थ और साउथ, अगर मैप पे देखें जो विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो है नॉर्थ, उस हिसाब से ये जो है ना ऑपोजिट साइड को फ्लो कर रहा है, ये बॉटम टू जो है ना अपवर्ड्स फ्लो कर रहा है। अच्छा, तो ये बेसिकली कंसर्न है इजिप्ट का कि इथोपिया को फिर इतनी ज्यादा जो है ना एडवांटेज मिल जाएगा, कैच मिल जाएगा, वो पानी सारा का सारा इजिप्ट का रोक सकता है रिवर नाइल से। The Republic of South Africa is like an oasis in desert. It is the biggest play on the continent in terms of economy. It has access to 2 oceans, natural wealth, gold, coal, silver. It has a moderate climate, fertile land that allows for large-scale food production. It is also not threatened by typical African diseases like malaria. Cape of Good Hope allows for the control of the sea lanes between Atlantic and the Indian Ocean. रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका जो रिलेटिवली है बाकी के साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से काफी ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन अफ्रीका के अंदर भी इस टाइम पे एक जेनोसाइड चल रहा है जो बेसिकली अगेंस्ट वाइट्स है। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रीडोमिनेंट पॉपुलेशन ब्लैक है उनकी, और वहां पे अब जो है ना क्योंकि वो थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज हो रहा है, एक जो है इक्वालिटी की सिचुएशन, लेकिन वहां पे जो फ्रस्ट्रेशन है ना अमंग द लोकल पॉपुलेशन वो बबल अप होके सरफेस पे आ रही है। अब जिस तरह से बल्कि इस तरह से शायद और कहीं पे भी नहीं है,
व्हाइट्स को बहुत ज्यादा वहां पे थ्रेट है अगेंस्ट ब्लैक्स। तो ये एक बड़ा प्रोडोमिनेंट किस्म का ना प्रॉब्लम चल रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर इस टाइम पे। ऑल्दो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इसके साथ वो वाले प्रॉब्लम्स नहीं है जो बाकी के अफ्रीकन कंट्रीज के साथ थे। तो दिस इज हाउ जो है ना अफ्रीका के अंदर डिफरेंट कॉलोनाइजर्स ने आर्टिफिशियल बाउंड्रीज क्रिएट करके वहां पे प्रॉब्लम्स बना दी हैं। अब आप ये देख रहे हैं ये एक एक क्लैन है जो बाउंड्री के इस साइड पे भी है और उस साइड पे भी है, ठीक है, और जो ग्रे एरियाज हैं वो डिफरेंट क्लैन है। तो इस तरह से जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की वजह से क्लैंस डेवलप हुए थे वो उन्होंने जब जो है ना सॉरी नेशनल बाउंड्रीज की वजह से जो क्लैंस डेवलप हुए थे, जिस तरह एथनिक ग्रुप्स डिवाइड हुए थे, उनको बिल्कुल डिसरिगार्ड करके उन्होंने जो है ना कंट्रीज की बाउंड्रीज बना दी हैं। और कंट्रीज की बाउंड्रीज बनाने की वजह से वहां पे जो है ना ये जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो खत्म ही नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम अफ्रीका के लिए। ओके, तो आज का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट वो जो है ना राइटर जब चैप्टर स्टार्ट करता है तो मिडिल ईस्ट के बारे में कहता है द मिडल ऑफ व्हाट एंड द ईस्ट ऑफ व्हाट। ठीक है, तो ये मिडिल ईस्ट को बेसिकली नाम दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न यूरोप, क्योंकि नॉर्दर्न यूरोप वाज द एरिया जो कि इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे, जिस टाइम पे उन्होंने डिस्कवरीज की हैं, मैप्स बनाने शुरू किए हैं, रीजन्स को नेम देना शुरू किया है। तो ये सारा काम क्योंकि नॉर्दर्न यूरोप ने ही किया है, तो बेसिकली उन्होंने मिडिल ईस्ट को भी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न यूरोप ही डिजाइन किया है कि ये मिडिल ईस्ट है। तो मिडल ऑफ बेसिकली उनके जो ईस्टर्न साइड पे रीजन थी उसका थोड़ा सा ये मिडल पार्ट बनता है। अच्छा जी, this chapter is a terrific primer in both Middle East history and today's geopolitical chaos. With the exception of Iran, one of the oldest and most successful civilizations in the world, and Turkey, perimeter of the boundary-less Middle East, pretty much each and every state in the present-day Middle East has almost no reason to be there. तो राइटर कहता है कि जितनी कंट्रीज हैं इस रीजन के अंदर, they have absolutely no reason to be there. बेसिकली इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि वहां पे कोई जियोग्राफिकल बैरियर्स नहीं है, वहां पे कोई नेचुरल बाउंड्रीज नहीं है इस रीजन के अंदर, ठीक है। मोस्टली वहां पे डेजर्ट प्लेन्स हैं और ऑलमोस्ट जो है ना मुस्लिम पॉपुलेशन है पूरे के पूरे रीजन की, और सारे के सारे अरब्स, ठीक है। तो वहां पे इतनी डिस्टिंक्शंस बनती नहीं है जितनी बनी हुई। The terrible colonial ordeal and the artificial boundaries created and states of sandbox one after another. Without oil, the Gulf states, including Saudi Arabia, would most likely be part of either something much bigger or would be forgotten principalities on the world map. Greater Middle East stretches from the Mediterranean Sea to the mountains of Iran, from the Black Sea to the Arabian Sea of Oman. Ottoman Empire, which ruled those lands, never tried too hard to divide local people into artificial countries. Only after the fall of Ottoman Empire, the British and the French started to divide the land and create countries such as Syria, Lebanon, Iraq, or Palestine. So basically, this is the summary of the Middle Eastern conflicts. कि वहां पे जो है ना जब तक तो ऑटोमन एम्पायर ने रूल किया तो मिडिल ईस्ट के अंदर सारे जो कंट्रीज थे बेसिकली, क्योंकि प्राइमरीली जो सारे एरियाज थे वो प्राइमरीली क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, और उनके अंदर कोई बहुत जो है ना एक्सट्रीम किस्म के डिफरेंसेस भी नहीं थे ताकि वो रिवोल्ट करते। ठीक है, ग्रीस ने रिवोल्ट किया। ग्रीस और जो टर्की है वो आज भी एलाइज नहीं है, उनके रिलेशंस जो है ना वो आज भी अच्छे नहीं है, क्योंकि ग्रीस और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे जो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे, दे वर प्रेडोमिनेंटली क्रिश्चियंस, तो वहां से रिवोल्ट जरूर होते थे, लेकिन जो अरब एरियाज थे वहां से कभी ऐसे इस तरह के प्रॉब्लम्स आए ही नहीं थे। लेकिन डिफरेंसेस उस तरह के नहीं थे जिस तरह के बाद में इन्होंने क्रिएट कर दिए थे, हाशमाइट्स और ये। अगर आप मिडिल ईस्ट का इसका चैप्टर पढ़े ना तो उसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा बेसिकली वो बिल्कुल
बिगिनिंग ऑफ इस्लाम, डॉन ऑफ इस्लाम पे चला जाता है, राइट है। फिर वहां से वो स्टार्ट करता है कि किस तरह से डिविजन्स थी, किस तरह से वो जो है ना शियास थे, मुस्लिम्स थे, सुन्नीस थे, हनफीज थे, सलफीज थे, और जो है ना फॉलोअर्स ऑफ हजरत अली, उनको अलवाइट्स कहा जाता था। फिर फातिमी भी थे, और जो है ना हसनी भी थे, हुसैनी भी थे, उसके बाद बहुत ज्यादा जो है ना उन्होंने मिक्स किया हुआ था चीजों को। लेकिन ये है कि कभी कोई इतने एक्सट्रीम किस्म के जो है ना डिफरेंसेस उनके नहीं थे जितने यूरोप के अंदर थे अपने नेशनलिज्म को लेके, क्योंकि वो नेशनलिज्म बेसिकली नेशनलिज्म वो था नहीं, वो सिर्फ वो एक रिलीजियस जो है ना सेंटिमेंट था। अच्छा, ओके, तो ये बेसिकली एक जनरल मैप है। जॉर्डन, इसराइल, सीरिया, लेबनान, टर्की। अगर आप देखें तो ये टर्की का जो रीजन है ये मोस्टली ये जो है ना सारा का सारा एशिया में है, और ये जो थोड़ा सा मैच है ये इसका यूरोप के अंदर आता है। तकरीबन 5% ऑफ टर्की जो है वो यूरोप के अंदर आता है। फिर ये जॉर्जिया, अजरबैजान, यहाँ से ये सारे रीजन्स जो हैं ये मिडिल ईस्ट का पार्ट है। ठीक है, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, ये सारा का सारा मिडिल ईस्ट का पार्ट है। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में कैसे आता है? पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में आता नहीं है। कुछ राइटर्स पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट में डाल देते हैं। उसकी वजह ये है कि ईरान जो है उसका भी बॉर्डर कनेक्ट करता है पाकिस्तान से, और वो कभी कभी वो अफगानिस्तान को भी मिडिल ईस्ट में काउंट करते हैं, तो अफगानिस्तान का भी बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान से कनेक्ट करता है। तो ये कुछ राइटर्स डाल देते हैं इसको जो है ना मिडिल ईस्ट के अंदर। द हिस्टोरिकल आउटलुक ऑफ इवेंट्स एंड ग्रेट शिया सुन्नी डिवाइड। Sunni Islam, 85% of all followers, Orthodox believed that the successor of Prophet ought to be chosen using Arab tribal traditions. Shia, okay, generator भी बंद हो गया, नहीं लाइट लाइट थी अब चली गई है फिर। This is how my life is without media. Okay. अच्छा जी, शिया, अच्छा यहाँ पे बेसिकली जो है ना 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, वेट कर लेते हैं राइट आने का। मैम जैसे ये करेक्ट होता है ब्रेक ऑफ क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, ये ट्रीटी ऑफ लॉजेन को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? लॉजेन पता नहीं। हाँ, लॉजेन पैक्ट जो है जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ था, प्रोनाउंसिएशन के लिए लेकिन आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर। बेसिकली उन्होंने ये कहा था, काफी सारी मिथ्स आ रही होती हैं कि सऊदी अरेबिया को क्लेम करेगा टर्की एंड मैम कोई Ports गारंटी वगैरह। कि ये हुआ था, ये कैनाल बनाया था तुर्की ने, ठीक है। उधर से उन्होंने कहा था कि भाई तुर्की कोई टैक्स नहीं लेगा यहाँ से, क्योंकि ये जहाज जो पोर्ट के हवाले से पोर्ट को ब्लॉक किया हुआ था। कौन सी पोर्ट थी? पता वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट कहा जाता है शायद, मेरी ये पढ़ा था। तरह इन्होंने बनाई स्विस कैनाल की तरह। इसीलिए मैंने चाह रहा था कि आप एक्सप्लेन कर दें क्योंकि काफी डाउट्स हैं इसके बारे में। बॉस्फोरस, नहीं उसकी है, लेकिन उधर वो तुर्की पे सुसाइड के लिए इसमें ठीक है बैंड्स लगाए थे ना बैंड्स काफी लगाए थे सारे। कि माइनिंग नहीं करेगा ये सारा सिस्टम, लेकिन तुर्की तो अभी भी कर रहा है, माइनिंग कर रहा है। एग्जैक्टली जब मैं बता रहा था इसके बारे में तो 100 साल तो पूरे हो गए ना लास्ट ईयर। नहीं, अभी होंगे नेक्स्ट ईयर ये सऊदी 1923 के अंदर ये अच्छा, ये हुई थी कि मैम खिलाफत का दौर वापस नहीं लाएगा, हाँ, तो उसमें ये सऊदी अरब ये सारी जो भी अरब कंट्री उसमें उन्होंने एरियाज भी अपने गिव अप किए थे ना, बेसिकली वॉर लूज की थी तो ये तो करना पड़ना था। सवाल नहीं। मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कौन सी पोर्ट थी? मुझे, मैं शायद फेमिलियर नहीं हूँ, या तो पोर्ट से फेमिलियर नहीं। मैं पूरे कोर्ट के बारे में पूरी ट्रीटी के बारे में तो ट्रीटी तो बेसिकली यही थी ना, टर्की क्योंकि जर्मनी का एलाय था, ठीक है, वॉर लूज कर गया जर्मनी, फिर ऑटोमेटिकली ट्रीटी जो है ना जर्मनी भी वॉर लूज कर गया। अब यहाँ पे जो हमारे यहाँ खिलाफत मूवमेंट चल रही थी वो ये चल रही थी कि हमने जो है वो नहीं करना, क्या कहते हैं उसको, खिलाफत नहीं खत्म होने देनी, ये मुस्लिम जो है यूनिटी की रिप्रेजेंटेशन है, ये है वो है। और वहां पे लॉज़न पैक्ट साइन हो गया था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है ना खिलाफत भी खत्म कर दी थी। टर्की जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था, और टर्की के जो है वो न्यू बाउंड्रीज उन्होंने डिफाइन कर दी थी, तो जितने एरियाज उनसे सेपरेट होना चाहते थे वो हो गए थे वहां पे।
और सिमिलरली जो मक्का मदीना है वो फिर उनके पास चला गया था हिजाज। इसके बारे में ये है कि 100 इयर्स के बाद यानी कि नेक्स्ट ईयर टर्की जब वो ट्रीटी कंप्लीट होगी तो टर्की क्लेम करेगा सऊदी अरेबिया यानी कि मक्का मदीना टर्की क्लेम करेगा बिकॉज़ ट्रीटी हिजाज पे तो उन्हीं का कंट्रोल था पहले से ही। हिजाज पे कंट्रोल उन्हीं का था, कंट्रोल तो उनका वो जो है ना राइट फ्रॉम द जो है 700 जब ये 1206 बट वो सेम एम्पायर क्या रहा होता था पता नहीं कुछ इस तरीके से था कि वो क्लेम करेंगे नेक्स्ट ईयर 23 के अंदर। ऑटोमन एम्पायर वही है ना, ऑटोमन एम्पायर वही है, सल्तनत उस्मानिया को ही ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो करंट सिचुएशन है वो इस तरह की तो नहीं है कि जो है ना टर्की कोई भी क्लेम इस तरह का ले सके। अब जो है ना सऊदी अरेबिया इज मच मोर पावरफुल देन टर्की एट द मोमेंट। दोनों सऊदी एलाइज हैं और सऊदी कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे जो है ना नया प्रॉब्लम स्टार्ट। ये अतातुर्क ने सब कुछ किया था और जो है ना अतातुर्क तो बहुत ज्यादा रिलीजियस था भी नहीं, बहुत लिबरल था, एक्सट्रीमली लिबरल था। और जो टर्की की यूरोपियन रूट्स जो इनकलकेट हुई हुई है ना टर्की के अंदर, मॉडर्न डे टर्की, वो बेसिकली वो सारा का सारा अतातुर्क ने किया हुआ सारा, और रिफॉर्म ही अतातुर्क की वजह से ये सारा का सारा रिफॉर्म अतातुर्क की वजह से आया था। बेसिकली वो अभी हम जो है ना इसी चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो टर्की से डील करता है कि जो टर्की है वो अब यूरोपियन यूनियन में काफी अर्से से जो है ना एंटर करने की कोशिश कर रहा है खुद को, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे दो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो इकोनॉमिकली जो है टर्की उतना स्ट्रेंथन नहीं है जितना यूरोपियन यूनियन अपने कंट्रीज को चाहता है कि ये इनका एक वो जो है ना बेंचमार्क है कि ये आपकी ये लेवल ऑफ आपका इकोनॉमी होना चाहिए, आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रेंथन होनी चाहिए ताकि जो है ना आप यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन सकें। एक ये वजह है। दूसरी वजह फिर यहाँ पे ये आ जाती है कि जो टर्की का रीजन है वो तकरीबन 5% ऐसा है जो जियोग्राफिकली यूरोप में आता है। जिस समय बताया ये वाला एरिया है जो यूरोप में आता है, और बाकी का सारा जो है ना टर्की वो एशियन है। और एक और जो प्रॉब्लम है यूरोपियन यूनियन को टर्की से, वो ये भी है कि टर्की इज प्रिडोमिनेटली मुस्लिम कंट्री। वो अपने आप को सेक्युलर डिक्लेयर करते हैं लेकिन पॉपुलेशन तो मुस्लिम है ना, पॉपुलेशन तो मतलब रिलीजियसली जो है लोग वहाँ मुस्लिम है। आई थिंक 95% जो है उनकी पॉपुलेशन वो मुस्लिम है, सुन्नी मुस्लिम है। तो ये भी वजह है कि वहाँ से यूरोपियन यूनियन जो है अलाउ नहीं कर रहा टर्की को टू बिकम द पार्ट ऑफ। और उसके अलावा यहाँ पे एक कुर्ड्स का इशू है जो टर्की, सीरिया, इराक और ईरान के अंदर है। तो कुर्ड्स के अगेंस्ट उनके जो ह्यूमन राइट के है ना ह्यूमन राइट की वायलेशंस काफी ज्यादा है कुर्ड्स के अगेंस्ट। ये वो वजह है जिनकी वजह से ना यूरोपियन यूनियन अलाउ नहीं कर रहा उनको एंटर करने के लिए यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो शिया इस्लाम की हम बात कर रहे थे कि सुन्नी इस्लाम कहते हैं कि जो है ना जिस तरह अगर आप थोड़ा सा इस्लामिक हिस्ट्री से फेमिलियर हो कि अरब ट्राइबल ट्रेडिशंस जो होते हैं कि जो है ना लोग आके वोट करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट जिसको बैत करना कहते हैं, कि वो हाथ पकड़ के वो जो है ना बैत करते हैं। तो इस तरह से वो जो है ना नेक्स्ट अपना लीडर चूज करते हैं। जबकि शिया मुस्लिम्स यहाँ पे ये कहते थे कि कैलिफ जो है वो ब्लड रिलेटिव होना चाहिए प्रॉफिट मोहम्मद का, ठीक है। तो यहाँ से एक डिवाइड स्टार्ट होती है। उसके बाद मोहम्मद अली and his sons Hassan and Hussein were all assassinated and thus denied what the Shia feel was their birthright to lead the Islamic community. From this sprang several doctrinal disputes and cultural practices dividing the two main branches of Islam that have led to disputes and warfare. Middle East is a set of nation states ruled by leaders who tend to favor whichever branch of Islam they themselves come from. In Iraq, Shias never Sunni lead government, controlled holy cities Najaf and Karbala, where martyrs Ali and Hussein are buried. तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना अगर देखा जाए तो एथनिक लिंग्विस्टिक डिस्प्यूट नहीं है, रिलीजियस डिस्प्यूट है, और बस रिलीजियस डिस्प्यूट ही है। और ये जो है ना सारा का सारा इसकी जो मेन वजह है वो भी यही है कि जो लीडर्स हैं उन्होंने जिस तरह लोगों को गाइड किया वो बेसिकली उस रास्ते पर चल पड़े, ठीक है। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम इन द मिडिल ईस्ट।
conflicts prevailed in the Middle East owing to its geography and colonial legacy. There are people in the Middle East willing to fight for generations to reshape the boundaries of the world. Kurdistan is a fairly large area which exists in Turkey, Syria, Iraq, and Iran. Kurds have their own culture, language, but unfortunately, political borders have split them all up, and they are subject to laws of all these different nations. They have no proper nation of their own, even though they have historically lived in their own region, and some have been granted regional autonomy. Before 2003 invasion of Iraq by US, Saddam Hussein and his regime did terrible things to the Kurds. Gaza and West Bank were created in aftermath of 1948 war. Gaza is a part of Palestine that the Egyptian army captured. The West Bank is part of Palestine that the Jordanian army captured. Israel is part of Palestine that Jewish militias captured from 1948 to 1967. The Jews developed a state on land they captured. अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा ये दिखाऊं कुर्दिस्तान, ठीक है? तो जो कुर्द्स हैं, इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है that is in between 25 to 35 million, ठीक है? और ये मेजॉरिटी इनकी कुछ इस एरिया में है, टर्की में, फिर ये ईरान के एरियाज में है, इराक के कुछ एरियाज में और सीरिया के कुछ एरियाज में। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती थी कि जो कुर्द्स हैं वो कहते हैं कि हमें ये सारा एरिया अब दे दें ताकि हम एक जो है ना स्टेट फॉर्म कर लें, ठीक है? तो वो अब यहाँ पे जो कंट्रीज हैं एसोसिएटेड, सीरिया, इराक, ईरान एंड टर्की, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं इनको। तो बेसिकली अगर वो इनको अलाउ कर दें, यहाँ पे बेसिकली वो ये चारों कंट्रीज जो है ना मिलके अच्छे खास से इनकी रिप्रेजेंटेशन को जो है ना सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस ठीक ठाक हो रही हैं कर्ड्स के अगेंस्ट। और कर्ड्स का अगर आप देखें तो इंटरनेशनली भी एक जो इमेज है वो उन्होंने बहुत जो है ना बुरा बनाया हुआ, एक टार्निश्ड इमेज है कर्ड्स का अगेंस्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, वैसे वो उनको टेररिस्ट तो नहीं कहा जाता, लेकिन उनको वायलेंट कहा जाता है। इन सेवेज के ये बिल्कुल अनपढ़ गवार लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता, ये अरब से डिफरेंट है। बेसिकली वो प्रॉब्लम यही है ना, यहाँ पे एक वो एथनिक डिफरेंस भी आ जाता है कि बाकी के तो वो सब अरब्स हैं, ये लोग अरब्स नहीं हैं, ये एथनिकली डिफरेंट है मुझसे। तो ये जो है ना कुर्ड्स, इनका भी बेसिकली यही टारगेट है कि इन सारे एरियाज को मिला के एक कुर्द स्टेट बना दी जाए ताकि ये लोग जरा वहां पे सुकून से रह सकें। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं गजा एंड वेस्ट बैंक की। So Gaza and West Bank were created in the aftermath of 1948 war. Gaza is a part of Palestine that Egyptian army captured. The West Bank is a part of Palestine that Jordanian army captured. अच्छा, अब जो अगला मैप है पैलेस्टीन का, तो ये बेसिकली टेरिटरी थी पैलेस्टीन की 1947 में, ठीक है? उसके बाद जो है बेसिकली हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 में ज्यूज को जर्मनी से निकाला जा रहा था, ठीक है? तो वहां पे ब्रिटेन ने जो है ना, ब्रिटिश एम्पायर ने उनसे प्रॉमिस किया कि आपको हम आपका अपना स्टेट देंगे, लेकिन आपने जो है ना हमारे साथ फाइट करना है अगेंस्ट जर्मनी। और अगेंस्ट जर्मनी आपने ना हमारे साथ यहाँ पे फाइट करना। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इस्राइल जो ज्यूज थे वो आके सेटल होने लग गए नियर द एरियाज ऑफ जेरूसलम, क्योंकि जेरूसलम इज नॉट अ होली सिटी ओनली इन इस्लाम बट इन क्रिश्चियनिटी एज वेल एज जुडाइज्म, ठीक है? तो वो क्योंकि पूरी दुनिया में उनको और कोई जगह समझ में नहीं आई, यहाँ पे उनको ये लगा कि अच्छा ठीक है, दिस इज आवर होली सिटी, तो हम यहाँ पे आके सेटल हो जाते हैं। इनिशियली क्या हुआ कि इस्राइल जो ज्यूज थे उन्होंने पैलेस्टीनियन लैंड बाय करना शुरू कर दी, ठीक है? वो जो है ना वहाँ पे जो रेजिडेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी बाय करते थे, तो रेजिडेंट्स को तो बेनिफिट था उसका इनिशियली, ठीक है? तो वो जो है ना अपनी सेल करते गए, करते चले गए। अब जब वहाँ पे इस्राइल की जब वहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ जो है ना जूइश पॉपुलेशन वहाँ पे जो है एक्यूमुलेट हो गई, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे फाइट करना स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने जो बाकी के वहाँ पे थे ना रेजिडेंट्स, जो मुस्लिम रेजिडेंट्स थे, जो पैलेस्टीनियंस थे, उनको वहाँ से निकालना शुरू कर दिया,
ठीक है, अब एक दफा उन्होंने वहां पे फुटहोल्ड बना लिया, एक बेसिक जगह उन्होंने ले ली, उसके बाद उन्होंने फुटहोल्ड बनाने के बाद जो है ना बाय वायलेंस बाकी की टेरिटरी को कैप्चर करना शुरू कर दिया। बेसिकली ये स्टार्ट था पैलेस्टीनियन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट का। उसके बाद जो है वो ब्रिटेन ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम जो है ना ये टेरिटरी इजराइल को दे देते हैं, ऑफिशियली इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। और उसके बाद जो है इजराइल ने ये इनिशियली ये 3 एरियाज थे जो पैलेस्टीन के पास थे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये गजा स्ट्रिप है, ये वेस्ट बैंक है और ये गोलन हाइट्स है। वो मेरे ख्याल है गजा स्ट्रिप पे, हाँ गजा स्ट्रिप पे इजिप्ट है। गोलन जो है वो देखिए इजिप्ट से बहुत दूर चला जाता है, वो सीरिया और लेबनान का बॉर्डर है वहाँ। इनकी लड़ाई यहीं पे हुई ना, इजिप्ट की और ये साइड में। अच्छा, वैसे तो ये गजा स्ट्रिप है जो इजिप्ट के कंट्रोल में है, जो अभी इजिप्ट के कंट्रोल में है। ओके, तो ये वेस्ट बैंक जो है ये जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया था। मेरा ख्याल है गोलन हाइट्स जो है ना अब ये किसी भी कंट्री के कंट्रोल में नहीं है, ये इजराइल खुद कंट्रोल करे। ओके, तो टाइम के साथ साथ जो है ना इस तरह से ये पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैलेस्टीनियन मैसेकर बढ़ता गया और पैलेस्टीनियन टेरिटरी जो है वो इट केम नेक्स्ट टू नथिंग। तो अब जो टेरिटरी है जो पैलेस्टीन के अपने कंट्रोल में है वो मेरा ख्याल है जेरूसलम का कुछ पार्ट है और वेस्ट बैंक का कुछ पार्ट है। बेसिकली वो जॉर्डन ही एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, उसको पैलेस्टीन खुद नहीं एडमिनिस्ट्रेट कर रहा। और ये गजा स्ट्रिप है जो इजिप्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। Okay. Jordan tried to integrate the West Bank into its own state. Egypt tried to make Gaza a vassal state of Egypt. None recognized the Palestinian state because nobody claimed a Palestinian ethnicity. Fast forward 1867, when Egypt was bombing Israeli ships, Syria and Lebanon attacked Israel by way of artillery. Egypt, Syria, Lebanon, and Jordan collected their armies on the border of Israel. So Israel decided that waiting to be attacked was silly. They attacked the armies of invasion and were collected on their unrecognized borders. War broke out. Israeli armies advanced into Gaza and the West Bank. Ceasefire agreements were signed while Israeli army was still in this area that Jordan and Egypt called their own, without any reference to yet unborn Palestinians. तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो किसी मुस्लिम स्टेट ने भी पैलेस्टीन को सपोर्ट करने की बजाय उन्होंने अपने इंटरेस्ट को जो है ना वो सामने रखा। पाकिस्तान का जो है वो बड़ा ही डीप रूटेड लिंक है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान का जो है ना वो कश्मीर इशू की वजह से, अगर पाकिस्तान भी कश्मीर इशू के साथ पाकिस्तान का एसोसिएशन ना होता कश्मीर इशू के साथ तो शायद पाकिस्तान भी इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस ना लेता अगेंस्ट इजराइल। दूसरा आपने बताया कि ये ब्रिटिश ने बनाया था, ये बहुत पुरानी इनकी कोशिश थी। जो उसने कोशिश की थी जब तुर्की पे बहुत ज्यादा कर्ज था। तो ये तुर्की का ये बादशाह था सुल्तान अब्दुल हमीद सानी। ओके, थोडोर हर्जल ने कहा था कि आपका ये सारा जो कर्जा है वो मैं उठवा देता हूं, आप हमें एक अलग स्टेट स्पेशली जेरूसलम के पास यहाँ पे थे। इनका यहाँ से स्टार्टिंग से यही था कि यहीं पे हमारे स्टेट होगी। जब सलाहुद्दीन अयूबी ने इनको नहीं हराया था, उसने क्रिश्चियंस को हराया था। लेकिन उसके बाद ये सब होली सिटी है। तो बेसिकली मैं वही बता रही हूँ ना कि पैलेस्टीन जो है जो जेरूसलम है वो जो क्रूसेड्स थी वो बेसिकली फोर्थ क्रूसेड थी जिसके अंदर सलाहुद्दीन अयूबी ने उनको हराया था। तो उससे पहले 3 क्रूसेड्स हो चुकी हुई थी। तो वो बेसिकली वो उस टाइम पे वो रोमन्स आते थे, बेसिकली रोमन्स ही आते थे। रोमन जो है ना वेटिकन उनको भेजता था। थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि जेरूसलम जो है वो क्रिश्चियन के लिए, मुस्लिम्स का तो पता है, और ज्यूज के लिए एक यूनिवर्सिटी कैसे है? रीजन एक वो जो एंशिएंट सोलोमन्स टेंपल जिसको कहा जाता है ना वो वहां पे था। हाँ, ऐसे ही है। अब वहां पे मैं ये बताती हूँ आपको। अच्छा,
मुस्लिम्स के लिए, ज्यूज के लिए इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेसिकली जो है ना, जो प्रॉफिटहुड आया था ना, तो हजरत प्रॉफिट मोहम्मद से पहले जितने प्रॉफिट्स आए थे ना, वो सारे इसी मिडिल ईस्टर्न रीजन में आए थे, सऊदी अरेबिया में नहीं आया था। वो अरेबिया से बाहर निकल के ना ये अफ्रीका वाली साइड पे आगे आना शुरू हो गए थे। अच्छा, तो हजरत ईसा और हजरत मूसा वो दोनों ना बेसिकली इसी रीजन में थे। अच्छा, ज्यूस के लिए ये होली सिटी क्यों है? ज्यूस के लिए वो कौन सा था जो पुराना किबला था, क्या कहते हैं उसको, बैतुल मुकद्दस। एग्जैक्टली, तो बैतुल मुकद्दस जो है वो उनका भी होली प्लेस है, उनका पिलग्रिमेज बैतुल मुकद्दस में होता था, जो ज्यूस हैं, ठीक है। और जो हजरत ईसा थे, आई थिंक उनको जब यहाँ से जो है ना लेकिन अभी इनका इशू यही चल रहा है कि ये यहाँ पे टेम्पल बनाना चाहते हैं। वो बेसिकली जो ओल्ड सोलोमन टेम्पल था ना, उसको रिवाइव करना चाहते हैं। तो वो उनका ज्यूस था, वो ज्यूस का था। उनका वहाँ पे अहम क्या था? बिकॉज़ हमारे जो उनका मस्जिद अहम है- यही था ना कि बैतुल मुकद्दस जो है वो इस्लाम आने से कहीं पहले का था। तब में भी हालात बहुत खराब हो गए, मुस्लिम्स और ये जूस और ये ईसाई जो तो साथ मिलकर इनके साथ हो सकता है, हो सकता है, इस तरह की हैं वो लंबी चौड़ी कहानियां हैं। तो बेसिकली वो जो है ना मस्जिद अल अक्सा, उसका वो जो अभी भी ये, बल्कि जो करंट इशू चल रहा है, डिबेट चल रही है कि इन्होंने जो है ना उसका इनक्लोजर का कुछ पार्ट इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। वहां पे जो है ना मस्जिद अक्सा में वो लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो आधे मॉस्क का एरिया मुस्लिम्स के पास है और बाकी का ज्यूज के पास है। तो वो उस एरिया के अंदर जो है ना, अगर कोई मुस्लिम आ जाए तो उसको मारना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से वो उनको नमाज भी नहीं पढ़ने देते हैं वहां पे। तो खैर ये यहाँ पे विजिबल नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं विजिबल। ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। नहीं, वहां से ना फोकस करने से हो जाएगा, ये रीस्टार्ट जो हुआ है ना इस वजह से ऐसे हो रहा है। बेसिकली ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो मिडिल ईस्टर्न रीजन के अंदर जो है ना क्या कहते हैं, इस टाइम पे प्रिवेल कर रहे हैं। तो आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने मिडिल ईस्टर्न जो रीजन है इसके कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करके आना है। ये जो है शायद आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा हो कि ये मिडिल ईस्ट में किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और किन किन जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। यमन में वॉर है, ईरान न्यूक्लियर आर्मामेंट की कोशिश कर रहा है, और तो ईरान में कौन कर रहा है? ईरान जो है वो भी बेसिकली शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान अपने आप को एक पावर बनाने की कोशिश कर रहा है अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। फिर इराक के अंदर कांस्टेंट फाइटिंग बिटवीन टू फैक्शंस ओवर कंट्रोल ऑफ द कंट्री, सिविल वॉर है सीरिया के अंदर। टर्की के अंदर राइट्स इन द स्ट्रीट्स, और स्पेशली जो है ना अगेंस्ट वो कुर्द्स की साइड से हैं। हाँ, कि मिडिल ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, किन किन रीजन्स में हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, ये आपने ना थोड़ा सा स्टडी करके इस पे थोड़ा सा जो है ना एक एक दो पैराग्राफ्स हर कॉन्फ्लिक्ट पे लिख के लेकर आना। ठीक है, ये आपका आपकी असाइनमेंट्स ना मंडे से पहले नहीं मिल सकती आपको, मंडे को मिलेंगी। मैं वीकेंड पे चेक करूंगी, अभी मुझे ना पूरा वीक टाइम नहीं मिला। मिडिल ईस्ट में ये आपको स्लाइड शेयर हो जाएंगी। ईरान जो है वो अपने आप को न्यूक्लियर जो है ना पावर बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी इसी वजह से लगी हुई है कि ईरान जो है बहुत ज्यादा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली यमन के अंदर सिविल वॉर है, वो बेसिकली वहां पे भी वो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है। इराक के अंदर भी सिविल वॉर है, सीरिया के अंदर भी सिविल वॉर है, और इजिप्ट के अंदर भी कुछ हद तक सिविल वॉर है। सूडान के अंदर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, टर्की के अंदर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आपने इन सारे प्रॉब्लम्स को ना थोड़ा थोड़ा स्टडी करिए आना। इवन जो है लेबनान, गजा, पैलेस्टीन, ये वो इस तरह के सारे इश्यूज को ना आपने थोड़ा थोड़ा स्टडी करके आना है। वो भी एक इशू है। कौन से मिडिल ईस्ट में आपका कश्मीर? पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट डालते हैं, कभी कश्मीर इशू को किसी ने नहीं मिडिल ईस्ट में डाला। इंडिया को नहीं डालता कोई भी मिडिल ईस्ट में। रीजन, ये रीजन जो है ना आप सही कह रहे हैं, लेकिन इंडिया को कभी भी मिडिल ईस्ट का, साउथ एशिया, प्रिडोमिनेटली साउथ एशिया। मिडिल ईस्ट इसको कोई राइटर कहता है, कोई नहीं कहता।
हाँ, इसको साउथ एशिया, बेसिकली ये है साउथ एशिया, लेकिन क्योंकि मिडिल ईस्ट से करीब है तो कुछ राइटर्स इसको मिडिल ईस्ट के अंदर कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली ये मुस्लिम स्टेट है और मिडिल ईस्टर्न कल्चर जो है वो प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम कल्चर। तो हालांकि हम एथनिकली उनसे बहुत डिफरेंट हैं, लिंग्विस्टिकली उनसे डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा ना बीच में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना आज के हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मिडिल ईस्ट में काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनमें से कोई 5-6 कॉन्फ्लिक्ट्स आप आउटलाइन करके ना उनको स्टडी करके आइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। ऑनलाइन किसी की कोई क्लास, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, कल नहीं। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम ये जो मिडिल ईस्ट के ये जो 5-6 कॉन्फ्लिक्ट्स है उन पे स्टडी करके उन पे एक एक पैरा लिखना है या टोटल एक पैरा बस लिखना है सब पे? आप एक एक दो पैराग्राफ्स लिखें, बहुत ज्यादा नहीं लिखना आपने इस पे। हाँ जी, ओके। नहीं